दोस्तों नमस्कार। महज 18 घंटे के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम आप सबके सामने होगा। लेकिन इन 18 घंटे के दरमियान कौन कौन से राजनीतिक खेल चल रहे हैं और इस नए मुख्यमंत्री के चयन के दरमियान एनडीए के अंदर जो भरोसे का रिश्ता बताया जाता था, उस भरोसे के रिश्ते का धागा कितना टिकेगा, ये सवाल अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। कल का पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। कल 11 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक, और इस आखिरी बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और बतौर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा और अपनी सरकार का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। फिर उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस विधानमंडल दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री पद के साथ साथ विधानमंडल दल के नेता पद से भी इस्तीफा देंगे, लिहाजा नया नेता चुनना एक वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और ठीक इस बैठक के कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक कराने के लिए शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। उनके नेता सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा में ही है और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जो कई सारे नाम चल रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख नाम उन्हीं का लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद नेता के चयन की औपचारिकता पूरी करने के लिए शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, तो क्या सम्राट चौधरी ही चुने जाएंगे? इस सवाल पर हम आएंगे। लेकिन इस बैठक के बाद, यानी जनता दल यूनाइटेड की पहले विधानमंडल दल की बैठक और नेता का चुनाव, फिर भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक और नेता का चुनाव, और फिर उसके बाद एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक और उसके नेता के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और उस प्रक्रिया के साथ ही यह तय हो जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन होंगे। लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियां बननी है, उसकी बुनियाद इसके पहले ही पड़ती हुई दिख रही है। बुनियाद पड़ती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि जिस प्रकार से आज पूरे दिन बिहार का मुख्यमंत्री आवास, एक अड़े मार्ग और सम्राट चौधरी का आवास राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र बना रहा, लगातार गाड़ियां आती जाती रही, और जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई थी मुख्यमंत्री आवास से लेकर सम्राट चौधरी के आवास तक, उसके बाद की कहानी सबको दिखाई देने लगी कि जितना सपाट और सीधा पावर ट्रांसफर समझा जा रहा था, उतना सपाट और सीधा पावर ट्रांसफर बिहार में हो नहीं रहा है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष स्तर के नेताओं के ज्यादातर बड़े धड़े को इस बात का मलाल है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के हाथ से 20 साल 21 साल पुरानी सत्ता छिन रही है और उस सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। जेडीयू के अंदर भी एक आध खेमा ऐसा ही है, भले ही वो छोटा खेमा हो, भले ही उसे दिल्ली वाली जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा माना जाता हो, लेकिन उस जनता दल यूनाइटेड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पावर ट्रांसफर कराने के लिए एक अलग सी बेचैनी है। कौन सी बेचैनी है? क्या दिल्ली में बड़ा मंत्रालय चाहिए? क्या कैबिनेट के अंदर रेलवे और पेट्रोलियम जैसे विभागों पर नजर है? जितने वो उतने कयास पटना से लेकर दिल्ली तक लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है, वो खबर सूत्रों के हवाले से जो आ रही है, उस पर यदि यकीन करें तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनके बारे में पूरी संभावना है कि कल वो विधानमंडल दल के नेता या अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, उनके बारे में, उनके मत के बारे में ये चर्चा जोरों पर है कि निशांत कुमार इस मत के हैं कि जनता दल यूनाइटेड नई सरकार का बाहर से समर्थन करे। अब जनता दल यूनाइटेड नई सरकार का बाहर से समर्थन करे, ये स्थिति और ये विचार जनता दल यूनाइटेड के बड़े खेमे के भीतर क्यों आ रहा है? स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जब हाथ से जा रही है तो इस तरह के विचार सामने आना स्वाभाविक है। लेकिन इस विचार को कितना समर्थन और पार्टी के अंदर विरोध है, इसको अगर एक पैमाने पर देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर होता है कि जिन 8-10 लोगों को नई सरकार में मंत्री बनना है, उनमें से ज्यादातर लोग अभी वर्तमान समय में भी मंत्री हैं। उनके अंदर तो लाल बत्ती और मंत्री जाने का, मंत्री पद जाने का एक मलाल तो होगा ही कि अगर जेडीयू ने फैसला ले लिया कि सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, तो एक परिस्थिति यह बनेगी कि गठबंधन के अंदर जो गांठ और अविश्वास का माहौल है, जो घात प्रतिघात और छल प्रपंच की बातें कही जा रही है, उस छल प्रपंच की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि हो जाएगी।
और इस छल प्रपंच या कथित घात प्रतिघात की यदि सार्वजनिक तौर पर पुष्टि होती है, यानी जनता दल यूनाइटेड ये फैसला लेता है कि नई सरकार का वो हिस्सा नहीं होगा बल्कि बाहर से समर्थन देगा, तो जनता के भीतर जनता दल यूनाइटेड के लिए जन समर्थन बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा बनती है, बजाय इसके कि जनता दल यूनाइटेड सत्ता का हिस्सा बन जाए। सत्ता का हिस्सा यदि जनता दल यूनाइटेड बनती है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का टैग तो लगेगा ही, और वो सवाल और ज्यादा मजबूती से जो उठ सकता है, उस सवाल की धार कुंद हो जाएगी कि आखिर जेडीयू के सामने कौन सी मजबूरी थी कि सत्ता हस्तांतरण उसे करना पड़ा। कई तरह की बातें हैं, लेकिन अगर रिंग साइड के बाहर से हम जैसे लोग यदि देखने की कोशिश करें कि एक ऐसी सरकार जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, जिस सरकार की कमान ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बूते हो, जिस सरकार का अस्तित्व ही नीतीश नायडू यानी नानी फैक्टर के बूते टिका हुआ हो, उस सरकार के मुखिया वाली पार्टी की यह हैसियत कैसे हो गई कि जिसके बूते वो सरकार चला रहे हैं उसी से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करा ले। इस कहानी में कई सारे झोल हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के चोले में समा चुका है? क्या जनता दल यूनाइटेड के एक धड़े के भीतर भारतीय जनता पार्टी से कुछ पाने की लालसा बढ़ चुकी है? कई बड़े सवाल हैं और इस सवाल का जवाब मौजूदा दौर में भले ही तत्काल न मिले, लेकिन एनडीए के अंदर परस्पर अविश्वास की जो गांठ है, उस गांठ के मजबूत होने की स्थिति में यह सवाल तो जरूर उठेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस नेता का चुनाव मुख्यमंत्री के लिए कर रही है, इसमें नीतीश कुमार की सहमति मन से ली गई है या बेमन से ली गई है। अब यह बात कहीं कोई चर्चा का मुद्दा नहीं है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता तो अब तक राष्ट्रीय जनता दल खुलकर मैदान में आ चुका होता। अब तक संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्व कर रहा दल यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव का दल समर्थन की चिट्ठी लहराता हुआ राजभवन पहुंच चुका होता, लेकिन अब तक ऐसी कोई चिट्ठी राजभवन नहीं पहुंची है कि नीतीश कुमार को या जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में यदि कोई नई सरकार बनती है, उस सरकार को राष्ट्रीय जनता दल समेत 41 विधायकों वाला पूरा विपक्ष खुलकर समर्थन करेगा। तो इसके बाद तो ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर क्यों कम। लेकिन बार्गेनिंग सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के साथ ही नहीं चल रही, बार्गेनिंग की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस बार्गेनिंग की चर्चा हो रही है, उस बार्गेनिंग की परिस्थितियों पर नजर दौड़ाई जाए तो कई सारे सवाल एक साथ उलझते या सुलझते हुए दिखाई देते हैं। जितना सुलझते दिखाई नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा उलझते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उलझते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लालू यादव के समय में बिहार में सामाजिक स्तर पर जो राजनीतिक गोलबंदी हुई, उस राजनीतिक गोलबंदी का बहुत सीधा और सपाट खाका वीपी सिंह के मंडल कमीशन ने निकाल दिया था। और उस मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार के अंदर जिस तरह से अगड़ा बनाम पिछड़ा की एक राजनीतिक लाइन खींची थी, उस राजनीतिक लाइन के स्वघोषित चैंपियन के तौर पर लालू यादव वीपी सिंह के द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों का पूरा पॉलिटिकल डिविडेंड यानी राजनीतिक लाभांश उठाने की स्थिति में सामने खड़े थे। लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़ा की इस खाई से सियासत 15 सालों में काफी आगे बढ़ गई। सामाजिक न्याय की बात आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तक भी जाने लगी, खासकर उस दौर में जाने लगी जिस दौर में परिवार नाम केवलम की सत्ता राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर हावी होने लगी। फिर उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार ने दो खांचों में अगड़ा बनाम पिछड़ा के खांचे में बढ़ चुकी बिहार की सियासत को कई राजनीतिक खांचों में तब्दील करने का काम किया। एक खांचा महिला वोट बैंक का खड़ा हुआ, एक खांचा महादलित का खड़ा हुआ, एक खांचा अति पिछड़ा का खड़ा हुआ। और ये सब चीजें जब एक तरफ से चल ही रही थी, 5-6 अलग अलग सामाजिक विमर्श के केंद्र बन चुके थे, उन सब के बीच नीतीश कुमार ने अपने आखिरी 5 साल के कार्यकाल में जाति जनगणना के साथ बिहार की सामाजिक गोलबंदी में चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद को इस रूप से हिला करके रख दिया, जहां अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नए मुख्यमंत्री के चयन में कई सारी राजनीतिक सावधानियों का ध्यान रखना मौजूद हो जाता है। एक राजनीतिक सावधानी यह है
कि जिस सामाजिक समूह से वो नेता चुन रहे हैं उस सामाजिक समूह के भीतर एक वर्गीय चेतना है, क्लास कॉन्शसनेस, तो एक जातीय चेतना है, कास्ट कॉन्शसनेस। क्लास कॉन्शसनेस और कास्ट कॉन्शसनेस, वर्गीय चेतना और जातीय चेतना के बीच में किस प्रकार का संतुलन बिठाया जाए। वर्गीय चेतना से सराबोर तबका कहीं ना कहीं आरक्षण, सामाजिक न्याय और चुनावी हिंदुत्व के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं जातीय चेतना से सराबोर तबका चुनावी हिंदुत्व के विरोध में तभी तक खड़ा हुआ दिखाई देता है जब तक उसे सत्ता में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी का आभास न हो। और इन्हीं दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी को यह देखना बड़ा मौजू हो जाता है कि किसे मुख्यमंत्री बनाने से कौन सा सामाजिक तबका उससे बिदक सकता है। और बिदकने की स्थिति इसलिए भी ज्यादा मजबूती से सामने आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो तबका खड़ा था, एक तबका जातीय आधार पर था, एक तबका वर्ग के आधार पर था जैसे अति पिछड़ा, महादलित वगैरह, एक तबका लैंगिक आधार पर था, महिला वोट बैंक, और एक तबका ऐसे आधार पर खड़ा था जो न तो राष्ट्रीय जनता दल की सदारत वाली सरकार को पसंद करता है और न ही भारतीय जनता पार्टी की सदारत वाली सरकार को देखना चाहता है। तो इन तमाम तरह के अलग अलग तरह के समीकरणों के दायरे में गोलबंद हो चुके बिहार के बीच नीतीश कुमार एक कॉन्शस चॉइस हुआ करते थे। नीतीश कुमार एक सर्वसम्मत चेहरा कहे या परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहे, वो नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे। और उस परिस्थितियों के मुख्यमंत्री के लिए जो नीतीश कुमार की राजनीतिक तपस्या कहे या उनकी मेहनत कहे या पिछले 40 सालों के दरमियान संसदीय व्यवस्था का हिस्सा रहने के दरमियान नीतीश कुमार ने जो एक स्व अर्जित राजनीतिक पूंजी इकट्ठा की थी, उस पूंजी का एक लाभांश कहे, जो भी मान ले, नीतीश कुमार उसका फायदा उठाते हुए दिखे। और ज्यादातर बिहार की जनता को यह लग रहा था कि भाई बाकी चॉइस जो भी दिख रही है बिहार का नेतृत्व करने वाले चेहरे के तौर पर जिस पार्टी के पास भी दिख रही है, उन सबसे बेहतर तो नीतीश कुमार है। जी हाँ, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वाली मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी क्या किसी नए चेहरे को ढाल पाएगी? ये यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न के का जवाब देने के लिए क्या सम्राट चौधरी पर दांव लगाना बीजेपी के लिए उचित है? क्या किसी महादलित चेहरे पर दांव लगाना उचित है? क्या किसी अति पिछड़ा चेहरे पर दांव लगाना उचित है? क्या किसी वैश्य समुदाय के चेहरे पर दांव लगाना उचित है? या किसी सवर्ण चेहरे, जनरल कैटेगरी के चेहरे पर दांव लगाना उचित है? इसी मंथन के बीच में पर्ची निकालने की जिम्मेदारी के साथ या पर्ची निकलवाने की जिम्मेदारी के साथ शिवराज सिंह चौहान को पटना भेजा जा रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान कल यानी अंबेडकर जयंती के दिन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की जयंती के दिन कौन सी राजनीतिक पर्ची निकालेंगे और कौन सी राजनीतिक पर्ची जिसे वो निकालेंगे उस पर्ची के साथ बिहार के सियासत को नए सिरे से चुनावी हिंदुत्व के दायरे पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात की तरह मथने की कोशिश में वो चेहरा कितना कारगर होगा, ये सवाल उसी पर निर्भर करेगा, इसका जवाब भी उसी पर निर्भर करेगा कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी के रिश्ते कितने मधुर हैं। बिहार की राजनीति में बीजेपी लंबे समय से चाहती है कि जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, जो एक त्रिकोण बना हुआ है, वो त्रिकोण आमने सामने की लड़ाई में बदले। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरीबन 2-2.5 दशकों से एक त्रिकोण बना हुआ था। उस त्रिकोण में बहुजन समाज पार्टी की गिरती हुई राजनीतिक ताकत ने सीधे मुकाबले की काफी हद तक स्थितियां पैदा की और उस सीधे मुकाबले की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रही थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए आ गया और उस पीडीए में चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर अगड़े वर्ग का चेहरा यानी योगी आदित्यनाथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से मंडल कमीशन वाले वोटर के बीच, मंडल तबके के बीच एक राजनीतिक विरोध के प्रतीक के रूप में बदलते हुए नजर आए। और जब वो एक प्रतीक के रूप में बदलते हुए नजर आए, तब सवाल उठता है कि बिहार जैसे राज्य में जहां मंडल के अंदर भी कई सारे लेयर हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उस लेयर के बीच में, उस सामाजिक स्तरीकरण की, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की प्रक्रिया के बीच में कौन सा चेहरा
एक तरफ सामाजिक समीकरण को भी साधेगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हिंदुत्व के लिए भी राजनीतिक बीजारोपण का काम करेगा। इस सवाल के जवाब से बीजेपी को जूझना होगा, खासकर उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा हुआ वोटर 50% भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाए तो एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींची जा सकती है। लेकिन क्या वो तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है? सम्राट चौधरी नंबर 2 के तौर पर लंबे समय से ग्रूम किए जा रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी अपनी बिरादरी के बीच कितने स्वीकार्य है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार कितने स्वीकार्य हैं, इसका सीधा सबूत मिल जाता है कि नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं, वो समुदाय जिस गठबंधन में नीतीश कुमार होते हैं उनके साथ मोटे तौर पर वोट करता है। कमोबेश यही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की है। लेकिन सम्राट चौधरी को चेहरा बनाने के बाद 2-3 चीजें दिखी। औरंगाबाद में सम्राट चौधरी वोटों को जुटा नहीं पाए। काराकाट समेत पूरे शाहाबाद में क्या हुआ, जहानाबाद तक क्या हुआ, वो पिछले लोकसभा चुनाव में सबने देखा। तो एक तरफ सम्राट चौधरी की अपने समुदाय के बीच वोटर्स के भीतर स्वीकार्यता पर सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है, अब तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के समुदाय को पिछले 2 चुनाव से कम इस मुगालते में रखती आई है कि चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य की लॉटरी लग सकती है और वो समुदाय अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है। उसी समुदाय से सम्राट चौधरी भी आते हैं, उसी सामाजिक समूह से। सम्राट चौधरी के बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मतलब होगा कि उत्तर प्रदेश में सम्राट चौधरी या केशव प्रसाद मौर्य की बिरादरी के बीच ये मैसेज चला जाना कि बिहार में चूंकि इस बिरादरी का सीएम बना दिया गया, लिहाजा उत्तर प्रदेश में रास्ता बंद हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक रिस्क उठा लेगी? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार को हटाए जाने से, बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के समुदाय के वोटर राजनीतिक प्रतिक्रियावाद का परिचय देते हुए वोट करेंगे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार जिस सामाजिक समूह से आते हैं, उनके समूह के लोग, उनकी बिरादरी के लोग 50% तक अखिलेश यादव के साथ, पीडीए के और संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ चले गए। तो एक तरफ सम्राट चौधरी के साथ जो ताकत है कि एक हाई हैंडेडनेस वाली बात है, नीतीश कुमार के भरोसेमंद है, लौकुश समीकरण को बिहार में साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन तत्काल उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को जवाब दे पाएगी। दूसरी परिस्थिति यह है कि सम्राट चौधरी नहीं तो कौन? बिहार में लालू यादव नेता बने थे तो छात्र आंदोलन के दौर में संघर्ष से नेता बने, सांसद रहे, विधायक रहे, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और एक अपनी पहचान बनाई और फिर जनता दल के आपसी झगड़े में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। नीतीश कुमार नेता बने तो लालू यादव के बिहार के शासनकाल को मुद्दा बनाकर और बिहार में जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी 2005 में चल रही थी, उस परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री पद पर आए और उसके पहले बतौर रेल मंत्री उन्होंने जिस प्रकार का काम किया था, बतौर सांसद, बतौर विधायक जिस तरह की अपनी छवि बनाई थी, उस छवि ने राबड़ी देवी और लालू यादव के रिप्लेसमेंट के तौर पर नीतीश कुमार को देखने के लिए जनता के सामने भी एक परिस्थिति पैदा कर दी। आज नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और 4 महीने पहले हुआ बिहार विधानसभा का चुनाव इस बात का सबूत है कि मैंडेट कोई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं मिला था, मैंडेट अमित शाह के चेहरे पर नहीं मिला था, मैंडेट सम्राट चौधरी या विजय चौधरी के चेहरे पर नहीं मिला था, मैंडेट बिहार में मिला था तो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था। नीतीश कुमार के खिलाफ राज्य में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है। इस चुनौती से भी बिहार के नए मुख्यमंत्री को, चाहे सम्राट चौधरी हो या कोई और हो, उन्हें जूझना पड़ सकता है। तो कल भारतीय जनता पार्टी से कौन सी पर्ची निकलती है और उस पर्ची के बीच जनता दल यूनाइटेड क्या वही राजनीतिक रुख अपनाती है जो 2019 में अपनाया गया था? याद कीजिए 2019 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, तब भी एनडीए की बैठक बुलाई गई थी और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार से ही नरेंद्र मोदी को नेता बनाने का प्रस्ताव रखवाया गया। नरेंद्र मोदी नेता बने और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।
लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। पटना में अब उस खेल को दोहराए जाने की संभावना दिख रही है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के अंदर वाकई कोई राजनीतिक खेल चल रहा है तो उस खेल का पटाक्षेप दो ही तरीके से हो सकता है। या तो निशांत सत्ता का हिस्सा बनने को तैयार हो जाएं, या नीतीश कुमार को किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी मना ले, या फिर बिहार की नई सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए जनता दल यूनाइटेड तैयार हो। बाहर से समर्थन देने की स्थितियों के दो बड़े पहलू। पहला, भारतीय जनता पार्टी देर सवेर जनता दल यूनाइटेड को तोड़ेगी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सत्ता में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड टूटेगी, तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाना मुश्किल होगा। लेकिन सत्ता से बाहर से समर्थन देकर, सत्ता को बाहर से समर्थन देने वाली पार्टी को यदि भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी तो जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर जो फिलहाल नीतीश कुमार के लिए दिख रही है, वो लहर निशांत कुमार के प्रति एक लहर में तब्दील हो सकती है। यही वो थिन लाइन है, यही वो महीन रेखा है जिसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति का पटाक्षेप होना है। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, देखते जाइए कल बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसके नाम का ऐलान होता है और जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संबंध सरकार के अंदर शामिल होकर या सरकार का बाहर से समर्थन कर किस रूप में निर्धारित होते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।